1982 जब स्टेज की लाइट छोटी थी और सपने थे बड़े, उस वक्त एक नाम ने कदम रखा और बन गया इंडिया का लाइव एंटरटेनमेंट का ब्लूप्रिंट। लिविंग लेजेंड मिस्टर मोहम्मद मुरानी। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, and I'm honored to be here. आपका इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ? So I joined my dad. सारे एक्टर हमारे साथ काम करते थे। जैसे हमने आमिर साहब के साथ किया था लगान का शो। लाइफ में मनी इज नॉट एवरीथिंग। बेताब की शूटिंग हो रही थी कश्मीर में। कितना मुश्किल होता है और कितना आसान होता है उनको कन्विंस करना यहाँ परफॉर्म करने के लिए? हर शो को पेपर पे प्लान किया जाता है। अगर आपके ऊपर कोई फिल्म बने उसका नाम क्या होगा? सब लोग बोलते हैं कि आप एंटरटेनमेंट के डॉन हो, तो यही नाम होना चाहिए। एक स्क्रिप्ट लिखाया, सतीश कौशिक और अनुपम खेर को हमने होस्ट बनाया। अमेरिका में थे उस टाइम पे 9/11 हो गया था। ये होटल जिसमें तुम रह रहे हो उसको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। एक और प्लेन हवा में है अभी। दे माइट क्रैश इनटू दिस बिल्डिंग। उसको बोलते प्लान योर वर्क एंड देन वर्क योर प्लान। जैसे अभी 40+ ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, अभी और क्या बाकी है? आप क्या सोचते हैं कि अभी और क्या करना है? जस्ट द बिगनिंग। 1982 जब स्टेज की लाइट छोटी थी और सपने थे बड़े, उस वक्त एक नाम ने कदम रखा और बन गया इंडिया का लाइव एंटरटेनमेंट का ब्लूप्रिंट। और फिर आई एक कंपनी सिनेयू, जो कि ब्रांड ही एक रेवोल्यूशन था। लाइव कंसर्ट, अवार्ड शो, बॉलीवुड के बहुत सारे इवेंट इस स्टेज पर आकर सिनेयू के जरिए लेजेंडरी बन गए। फ्रॉम द फर्स्ट पार्क ऑफ पायरोस टू बॉलीवुड बिगेस्ट नाइट्स, बहुत सारे अवार्ड शो, बहुत सारे वेडिंग इवेंट्स, पूरी दुनिया में काम किया। और बॉलीवुड के टॉप 10 वेडिंग प्लानर्स में से एक, जिन्होंने न सिर्फ इवेंट्स को देखा बल्कि इनको खुद अपने हाथों से लिखा, खुद डायरेक्ट किया और खुद स्केल अप किया। तो ये फिर प्रेजेंट इवेंट डिटेक्टिव पावर्ड बाय सिग्नेचर इवेंट्स बाय SKG में आज हमारे साथ है लिविंग लेजेंड मिस्टर मोहम्मद मुरानी। वेलकम सर। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, and I'm honored to be here on the platform with Rahul, Party Ideas. इट्स एन ऑनर सर, आप इंडियन पॉडकास्ट में आए। जब मैं नाम फाइनलाइज कर रहा था तो इनिशियली नाम में से आपका नाम है और लोगों ने मुझे बोला कि यार वो तुम्हें मिलेंगे नहीं, मुरानी सर बहुत कम जाते हैं ऐसे पॉडकास्ट में, ऐसे इवेंट्स में। मैंने कहा यार मैं ट्राई जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेयर। ऐसी बात नहीं है कि मैं रीचेबल नहीं हूँ, मैं बहुत रीचेबल हूँ। और तरीका आना चाहिए। नहीं, तरीका की बात नहीं है। इट इज़ अबाउट आप परसिस्टेंट थे, आपको ट्राई करना था, किसी के खोलने पे नहीं जाना था आपको, और आपने अचीव किया। तो यही मैं सब दुनिया को बोलना चाहता हूँ कि लोगों की बात में नहीं आए, खुद एक बार ट्राई कीजिए और आपको असलियत पता चलेगी। जो लोग बोलते हैं वो परसेप्शन होता है और रियलिटी अलग होती है बंदे की। तो एक परसेप्शन आदमी का बिल्ड होता है। पर मैं मोस्ट अप्रोचेबल बंदा हूँ, मोस्ट अवेलेबल बंदा हूँ, एंड अगर किसी को हेल्प करना है तो आप मॉडल्स दे। सर आपका इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ? एक नेचुरल फ्लो था या कुछ प्लान था सारा? बड़ी लंबी कहानी है। ऐसा होता है कि लोग अपनी डेस्टिनी से कहीं ना कहीं चले जाते हैं। आई वॉज बॉर्न इन द फायरवर्क्स फैक्ट्री फैमिली, Murani Fireworks. It was the biggest fireworks company in that time, whether it was making crackers or it was making fireworks displays. We used to do film industry, all the special effects, गाड़ी उड़नी, punching effects, bullet effects, तीनों जितने sparks होते हैं, blast होते हैं, तो वो सारे ये काम हम फिल्म इंडस्ट्री के लिए करते थे। फिल्म्स लाइक जनजीत, जुगनू and Shakti and all the big films that time, Ramesh Sippy, Subhash Ghai, all those huge filmmakers. तो इससे एक कॉलेज से मैं जब पास आउट हुआ था तो आई जॉइन माई डैड एंड इट वॉज आई थिंक 86, एंड डैड सेड कम एंड जॉइन द बिजनेस। उससे पहले तो आई शुड कीप गोइंग टू द फैक्ट्री और आई शुड सी हाउ द क्रैकर इज मैन्युफैक्चर्ड, और आई ऑलवेज वांटेड टू इनोवेट। So when I came on board, I got a lot of innovations on stage, on special effects, and काफ़ी progress किया innovation में, and we bagged some international film. They did the special effects like Seamul, Shalimar, with a lot of big star cast. They shooting in Goa, Bangalore, and also we were very famous for our special effects in the film industry. सी इनोवेटिव करने के लिए आइडिया तो आ जाते हैं राइट,
जैसे आपने कहा आपके लीग भी बहुत है फिल्म इंडस्ट्री में, क्या आप पहले से बट कैपिटल भी चाहिए होता है, और एक क्या कहते हैं रिस्क लेने वाला आदमी चाहिए आपके ऊपर कि हाँ ऐसे आप करो मैं देखता हूँ। तो वो कैसे मतलब कैसे गिव किया? ऐसे तो फैमिली में वॉज अ वेल नोन फैमिली एट दैट टाइम, इट वॉज अ रिच फैमिली, however we were brought up for very proper stringent ways. You have to earn your pocket money. तो मेहनत से ही हर चीज़ होती थी, क्योंकि वो अपब्रिंगिंग थी कि काम नहीं करेंगे तो पॉकेट मनी भी नहीं मिलेगा, और बाहर कैसे जाएंगे, एंजॉय कैसे करेंगे। तो मैं यंग एज हमको वो एक आदत हो गई थी कि मेहनत तो करना ही है और कुछ अलग ही करना है। सो एक वो था। एंड बेसिकली जब फायरवर्क्स रिनोवेट किया और इतने सारे फिल्में किए और स्पेशल इफ़ेक्ट्स किए, और हम लोग एक बार घूमने चले गए थे लंदन। माय ब्रदर करीम, हिज फ्रेंड वो सनी देओल, और सनी देओल एक रमजी का शो था वेमली के अंदर, तो सोल्ड आउट शो था, तो हम लोग बैक टेक थे। एंड उस टाइम हम लोग बैक टेक थे समीर सभी साथ के साथ। एंड यू वर देयर, एंड देन सही भी थे देखने के कि शोज़ कैसे होते हैं। तो एक ऑर्केस्ट्रा होता था स्टेज पे, और वो ऑर्केस्ट्रा बजता रहता था, एंड काफ़ी एक्टर्स लोग आते थे, डायलॉग बोलते थे एक दो, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, ऐसे हर आधे घंटे में कोई एक्टर आता था, 15 मिनट के लिए आता था, एक तो डायलॉग बोलता था, एक तो जिग करते थे और वो चले जाते थे। हम लोग जब ट्रैवल करते थे तो हम लोग के म्यूजिकल्स देखते थे, शिकागो एंड मैनी मोस्ट म्यूजिकल्स वी यूज्ड टू सी ब्रॉडवे एंड वेस्ट एंड इन लंदन। सो उसके एक इन्फ्लुएंस था कि एक बॉलीवुड शो स्क्रिप्टेड और डायरेक्टेड अगर बनाया जाए तो बहुत हिट हो सकता है इसको देखने के बाद। तो 89 में जब हम वापस आए थे तो वी सेट के चलो एक शो बनाते जिसमें हम वी स्क्रिप्टेड डायरेक्टेड टेक एक्टर्स पूरा ऐसे बनाएंगे कि कभी अब्रॉड इंटरनेशनल ऑडियंस ने देखा ना हो। सर मुझे लगता है जिस टाइम आपने सिने युग शुरू किया वो टाइम्स अहेड ऑफ टाइम था, मतलब उस टाइम जैसे किसी को पता ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम्स आई कुछ लोगों को समझाने में, यार ऐसे कुछ शो बनाते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इंडिया में वो कंसेप्ट ही नहीं था। तो इंडिया में बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट नहीं था, और जो आप बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो, बिकॉज जब इंटरनेशनल शो होने लगे तो सारे एक्टर हमारे साथ काम करते थे, सारे सिंगर्स हमारे साथ काम करते थे, और बहुत सारा डेस्टिनेशंस में हम लोग शो करते थे, यूके, यूएस। इनफैक्ट 7 महीने तो मैं बाहर ही रहता था, और एक दूसरे के ओवरलैप होते थे ये शोज बॉलीवुड के, और हम लोग एनी टाइम स्क्रिप्टिंग, डायरेक्टिंग, डिफरेंट स्टारकास्ट, और ये वॉज लाइक कंटिन्यूस काम था। तो जब हम लोग के स्लैग टाइम होते थे तो वी यूज्ड टू बी इन बॉम्बे, और वो टाइम पे अवार्ड फंक्शन होते थे, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड होते थे, और आई थिंक मेनली फिल्म फेयर ही वो टाइम पे बहुत होता था। तो फिल्म फेयर कैसे होता था कि इन लोग एक स्टेज होता था सन्नुकांश हॉल में, और वहाँ स्टार्स पूरे आते थे अवार्ड लेने, पर उसमें एंटरटेनमेंट कुछ नहीं होता था। तो एक बाई एक वो लोग एंटरटेन देगी, अवार्ड देगी, लाइफ टाइम अचीवमेंट देके चली जाती। सो दे अप्रोच का जैसे कि इसके बीच में अगर हम एंटरटेनमेंट करें तो इसमें बहुत फ़र्क आ जाएगा आपके लिए, कैन यू डू दैट? ये तो हम कर सकते हैं, बिकॉज हमारे सारे एक्ट तो रेडी है, एक्टर्स हैव हियर स्क्रिप्ट, और हमको तो आसानी से आपका हम शो भी स्क्रिप्ट कर लेंगे, डायरेक्ट भी कर लेंगे। और इसीलिए हमने ऐसे किया है कि 10 सेगमेंट, मतलब 4 अवार्ड हुए सेगमेंट के, एक एक्ट हो गया, 4 अवार्ड। तो बजट के हिसाब से हमारे एक्टर्स वो also now performing on live stage which was going on to broadcast set. तो सिने युग, दो लोकेशंस, फायरवर्क्स, इवेंट प्लानिंग, इतना सब कुछ मैनेज करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, और कैसे मैनेज करते हैं, प्रोसेस क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको मेहनत तो करनी है, देयर इज नो सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क, और इसके लिए एक पैशन भी चाहिए कि वही आपको नया कुछ करना है, नाम बनाना है। सो वी ऑलवेज बिलीव इन सेटिंग द ट्रेंड। एक ट्रेंड है, वो आज भी जब हमने जो काम किए है वो आज लोग करते हैं। इससे पहले एलईडी लाइट में इंडिया में हमने लाया मलेशिया। सो पहला होलोग्राम जो हमने किया था वो आज होलोग्राम हमारा नहीं, हम 17-18 साल पहले ये कर चुके हैं, जब एलईडी का नाम और निशान नहीं था इंडिया में। जब हमने होलोग्राम किया था डिज्नी अवार्ड्स पे, ये जब हमने किया था तीनों खान को स्टेज पे लाना, आज बहुत बड़ी बात है। हमने 20 ईयर्स 17 साल पहले जब 21 ईयर्स अब आपकी अदालत का शो किया था दिल्ली में, तब तीनों खान साथ में स्टेज पे आए थे। तो
we love challenges. Everybody should love it, love to work with us, and that was the love that made us grow, made us succeed. But hard work नहीं होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते. पैशन तो ठीक है सर, पैशन आज के जनरेशन में बहुत है, लेकिन जब 4 अलग अलग कंपनी आप मैनेज करते हैं, उसकी जो आत्मा है श्री यूप और फायरवर्क्स बिल्कुल डिफरेंट है. कंपनी चाहने के साथ साथ उसकी जो सोल है कंपनी का, उसका एसेंस है, तो जिस काम के लिए वो बना है उसको कैसे मतलब कंटिन्यू रखते हैं. ये फायरवर्क्स जो है ना, एक मेरे फादर का बिजनेस था. डेफिनेटली बहुत रिस्की बिजनेस है, पर अभी उसके अंदर बहुत सारे इनोवेशन आ गए हैं. वो सब अभी हर चीज़ कोल्ड पायरो आ गया, हर चीज़ अभी मशीन वाइज आ गया. पाउडर करो डालो, हर चीज़ इसका कंट्रोल फ्रॉम DMX बॉट. तो पायरो जो रिस्क फैक्टर था वो बहुत कम हो गया है. डेफिनेटली रिस्क फैक्टर तो ज़िंदगी में आपके साथ होगा ही. तो रिस्क फैक्टर कम हो गया है. तो जो हम काम विदाउट टेक्नोलॉजी करते थे, वो आज वो मशीन के सहारे, इनोवेशन के सहारे पूरे वर्ल्ड में अभी पायरो इज लाइट डिज़ाइन होती है, वैसे पायरो डिज़ाइन होने लगी है. मैं जब रिसर्च कर रहा था आपके ऊपर, तो मैंने इस वीडियो देखी यूट्यूब पे. आई थिंक 3 मिनट की वो वीडियो है और उसमें फायरवर्क्स हो रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री कहीं का हो. अमेजिंग, मतलब मैंने आज तक नहीं देखा हो जो आपने 10-15 साल पहले थी ये सब पे. पूरे वर्ल्ड में काम किया है. ट्रिजी में आई थिंक वो सिटी भी था आपका. एंड मतलब वो चीज़ें अभी आपने बोला इनोवेशन भी होती, तब भी वो चीज़ें नहीं हो पा रही उतना सिंपलाइज करके, उतना म्यूजिक. वो टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं होती थी. हम लोग टेक्नोलॉजी इनोवेट करते थे और उसको देसी तरीके से हम लोग वही जो आज फ्यूचर हुआ है वो टाइम पे करते थे. वो क्रूड फॉर्म में पर अचीव कर देते रिजल्ट. यस, वही मैंने कहा बिना टेक्नोलॉजी होते हुए भी आपने उस टाइम पे वो विजन देखा. और आज मुझे लगा हार ये तो पॉसिबल है, लेकिन उस टाइम पे तो सोचना भी बड़ा मुश्किल था. तो क्या प्रॉब्लम्स आई, और कभी आगे से क्लाइंट भी कहता है कोई बात नहीं कर दो, और बाद में आपको लगे तो सेफ्टी रीजन की तरह सही नहीं है, सेफ्टी ऊपर होनी चाहिए. तो कभी क्लाइंट चेंज भी किया आपने सेफ्टी की वजह से? नहीं, बहुत बार. इनफैक्ट सेफ्टी कम फर्स्ट. इसमें क्या होता है कि पायरो में कुछ भी चलन होती है, कटन होता है, कपड़ा होता है. आजकल तो फ्लेमेबल लिक्विड आ रहे हैं, तो नॉन फ्लेमेबल लिक्विड्स को लगा के कि भाई आप नहीं लगे तो स्प्रे करना है. पायरो के पिट्स बनाने हैं, ये वो फायर स्प्रेड नहीं हो किधर, उसके अंदर पतरा मारना, और हाउस सेफ्टी से काम हो, वो हमने ऐसे ही इनोवेट किया था. अब तो वो हाथ भी नहीं जलता और स्टॉकिंग मिल जाती है. सर सिनी यू एंड डोम आपके लिए कंपनी की लेगेसी है, तो इसको कैसे, आज का बेसिस क्या है? देखो, सिनेओ इज अम्ब्रेला कंपनी. अब हम डोम जो एक वर्टिकल था उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं. वेदर इट्स गवर्नमेंट शोज हो ऑन इंडिया लेवल पे, फायरवर्क्स एंड पायरोटेक्निक्स हो, वेन्यूज़ हो. जैसे अभी एक वेन्यू मुंबई में है, हमारे वेन्यूज़ भी एक्सपैंड होने वाले. तो का प्लान है कि वो अलग अलग सिटी में जाए. और ये फॉर्मेट जो हमारा हमने किया है डोम का, वेन्यूज़ का, वो और सक्सेसफुल हो. जैसे अमेरिका जब मैं शो करने जाता था, तो दोज वेन्यूज़ वर ओन्ड बाय AEG लाइट. दैट्स अ वेरी बिग एग्रीगेटर कंपनी. जितने वेन्यूज़ मोस्टली 70-80% वर्ल्ड में होती है उससे. और जो आर्टिस्ट जो होते थे, दो आर्टिस्ट वर ऑल विथ लाइव मशीन. तो उनका एक पार्टनरशिप होता था कि आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी एंड वेन्यू मिल के शूज़ करते थे. उनका रेवेन्यू शेयर का मॉडल था. इंटरनेशनली आर्टिस्ट लोग बोलते थे कि भैया हमारा 85% आपका 50% खर्चा भी काटने के बाद, एंड उस प्रकार से ही शो होते थे. इसलिए मुझे भी वो था कि मुझे एक वैल्यू बनाना है, और दैट्स वाज गिविंग बर्थ टू डोम ऑफ पे. सॉरी मैं आपको बीच में आर्टिस्ट मैनेजर और वेन्यू ऑनर, एक तो एक दूसरे के वो एक होता है ना, जो कि आज वेन्यू से परमिशन नहीं मिलती, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम होती है. तो आपने वेन्यू बना लिया अपना कि ठीक है ये भी कितनी. ये तो वेन्यू तो बना लिया, और आर्टिस्ट हम काफ़ी अच्छा हमारा रिलेशन था. फिर भी जो ये एक सिस्टम था, रेवेन्यू शेयर का, वो इंडियन आर्टिस्ट कभी नहीं समझते थे. और वो अभी जाके जब रहमान साहब पूरे शो भी ये करते हैं कि भाई पूरा रेवेन्यू मेरा है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट जैसा काम करते हैं, अभी सारे लोग समझने लगे कि भाई आपका जो प्राइस है दैट इज बेसिकली अप टू हाउ मच बॉक्स ऑफिस पुल यू हैव एक लाइव शो के. तो अभी जाके समझ गए कि भाई अगर मैं अपना नाम डाल रहा हूँ तो भाई 85% पैसे तो मैं ले रहा हूँ, कितना निकाल. तो नाउ पीपल आर
गोइंग फॉर दिस, वरना हमारे बॉलीवुड में 80 का पूरे पैसे लेके लेके जब तक हम शो नहीं करेंगे। सर जितना मैंने आपको रिसर्च किया, जितना मैंने देखा, आप एक तो यूके बहुत कुछ करते हैं, 3D कंपनी जैसे आपने अभी बताया, फिल्म्स का भी, सिंगर्स को लेकर आए, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को लेकर आए, एंड फिर आपने वेडिंग कंपनी बनाई, वेडिंग मैनेजमेंट कंपनी। यूथ के लिए कुछ करना या यूथ से पैसा आता है, ऐसा कुछ माइंड में था, या वेडिंग कंपनी बनाने का क्या हाथ? वेडिंग कंपनी आजकल ट्रेंड हो गया है, हर दूसरा आदमी वेडिंग कंपनी, पहले हर दूसरा आदमी इवेंट कंपनी को कर रहा है, अब हर तीसरा आदमी वेडिंग कंपनी को। पर वेडिंग कंपनी में आप मुझे बोलोगे कि वेडिंग कंपनी हो या स्टेज शो, वेडिंग कंपनी डेफिनेटली इज मोर स्ट्रेसफुल, उसमें काम भी बहुत ज़्यादा होता है। स्टेज शो में भी आर सो यूज टू इट बिकॉज ये रोज का काम है, वो भी उसमें भी सोफिस्टिकेशन चाहिए, ब्रॉडकास्ट में जाता है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। पर वेडिंग कंपनी एक चीज़ होती है, जैसे हम वेडिंग कंपनी में पूरी फैमिली को प्लीज करना पड़ता है, उसमें दोनों सेट की फैमिली, दूल्हा दुल्हन, उनके सिस्टर, ब्रदर, चाचा चाची, मामा, एवरीबडी को लेके चलना पड़ता है और एग्जीक्यूट करना पड़ता है वेडिंग। एवरीबडी हैव टू बी हैप्पी। जब वेर इज अवार्ड फंक्शन हो या हम टेलीविजन के लिए इवेंट करते हो, तो वी हैव टू डील विद वन कंपनी, लुकिंग एट द पल्स, हमारा नॉलेज, हमारा स्किल है, हम ब्रॉडकास्ट में वो जो ब्रॉडकास्टर है उसके साथ काम करके डिलीवर करते हैं कि टीआरपी सही है। तो आजकल वेडिंग ट्रेंड है, वी आर द टॉप प्लानर्स इन द वर्ल्ड, 100 टॉप प्लानर इन लास्ट 5 years, और उससे पहले भी बहुत सारे द बिगेस्ट वेडिंग्स इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड किया है, अक्रॉस द वर्ल्ड किया है, पेरिस, बार्सिलोना, इस्तांबुल, ऐसा पूरी डेस्टिनेशन भी है, लंदन, जो हमने काम भी किया, शोज नहीं किए, वेडिंग नहीं किए। आपको आपके दिल से जरिए क्या है, अवार्ड शोज, वेडिंग्स या सीरीज प्रोडक्शन? जो मैं काम करता हूँ वो मेरे दिल के करीब है, तो अगर मुझे कुछ पसंद नहीं है या कुछ पैशन नहीं आता उसके लिए, तो मैं उसको छेड़ता नहीं। सर आप और आपकी कंपनी ने किंग खान, शाहरुख खान तक बहुत सारे शोज किए हैं, आपको कैसा एक्सपीरियंस लगता है उनका, मतलब उनका काम करने का तरीका, शायद कुछ के बारे में बताएं। शाहरुख का तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है, और ऐसा कोई काम नहीं करता विदाउट थिंकिंग, हर चीज़ पे इनपुट है, और उसको अगर वो सोच लिया कि ऐसे ही काम करना है तो ऐसे ही करना है। अगर जेब से नहीं पैसे लग जाए तो वो अचीवमेंट चाहिए उसको, और करने वाला सामने चाहिए। जब उन्हें साइन करने हम गए थे तो उन्होंने बोला था कि साइन कर लो, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा, याद रखना, मैं इंडिया का सबसे बड़ा स्टार करूँगा। और जब उनकी पहली फिल्म भी रिलीज है तो ये कॉन्फिडेंस था उनका, जो जिसे कहते हैं एक सीक्रेट, और आज वो है, अब उन्होंने प्रूव किया है। आपने शाहरुख भाई के साथ काम किया, एक और तो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं? वही है पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत सारे बहुत कंट्रीज में, जैसे हमने आमिर साहब के साथ किया था लगान का शो, पूरी लगान टीम गई थी वर्ल्ड टूर पे, अमेरिका में थे, और हम लोग अटलांटा में, उस वक्त अटलांटा में थे, और उसमें ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, पूरी लगान टीम थी, और बहुत सारे आर्टिस्ट थे। एंड उस टाइम पे 9/11 हो गया था, एंड हम लोग अटलांटा में थे, और ऑलरेडी हम लोग, मैं एयरपोर्ट जा रहा था सुबह चेक इन करने पूरा ग्रुप को, और पूरे लॉब स्क्वाड आ गया था बाहर, हो गए वापस जाओ, यू नो गेट आउट ऑफ रोड द क्लोज। और एंड देन हमको पता चला जब हम वापस आए कि भाई ये होटल जिसमें तुम रह रहे हो उसको इवैक्यूएट करना पड़ेगा, एक और प्लेन हवा में है अभी, और दे माइट क्रैश इट टू दिस बिल्डिंग, तो आपको अभी के अभी ये खाली करना पड़ेगा। वी हैड नो ऑप्शन, हम लोग को जाना था नेक्स्ट शो के लिए ह्यूस्टन, और हमारी फ्लाइट थी सुबह 5 बजे। अभी हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, बट विद द हेल्प ऑफ द लोकल प्रमोटर, तो और एक बस मिली हमको, सब आर्टिस्ट लोग को बस में मिला है, और हम चल पड़े ह्यूस्टन की तरह, जबकि इतनी चेकिंग थी, रोड बंद थे, यू नो, तो भी इतने आर्टिस्ट की जवाबदारी हमारी थी, इतने खूब की डांसर्स थे, 100 पीपल ट्रैवलिंग थे, और कैसे भी करके हम ह्यूस्टन पहुँचे। 10 दिन हमारे कोई इश्यूज़ नहीं हुए वहाँ पर, एंड 10 दिन के बाद जब कुछ सब नॉर्मल हुआ तो वापस शोज़ शुरू हुए हमारे। सर जैसे लाइक अप डाउन चलते रहते हैं, और इवेंट टू अप डाउन बात है, कोई ऐसा केस आया जब आपको लगा कि यार अब नहीं है बस? देखो, अप्स एंड डाउन तो होते ही है, कोविड जैसे यू नो प्रॉब्लम आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होता है, एंड ऐसे हम खुद ही नहीं, पूरी वर्ल्ड सफ़र किया कोविड में। हाउ यू हैव टू कम बैक, हाउ यू हैव टू रिवाइव योरसेल्फ, लॉस सबको हुआ था,
और इसके बाहर निकल के आपको अगेन यू हैव रीबिल्ड योरसेल्फ, और यही तो खूबी है। तो रीबिल्ड काफ़ी लोगों ने किया, काफ़ी लोग नहीं कर पाए, बट डेफिनेटली एक धक्का लगता है। हमारे फैमिली में दूसरे एक दो सिचुएशन थे जिसमें हम 10-15 बिजी हो गए। तो ये सिचुएशन सबके लाइफ में आते हैं, अपने आप से ना सबके लाइफ में होते हैं। तो इट्स हाउ यू बाउंस बैक। सर जब आप एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हो, सेलिब्रिटीज आदमी हैं, फिर पॉलिटिक्स भी है, भी पब्लिक का प्रेशर भी है, उसको कैसे हैंडल करते हैं? सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हर शो को पेपर पे प्लान किया जाता है। उसको बोलते हैं प्लान योर वर्क एंड देन वर्क योर प्लान। और ये अकेले से नहीं होता, इसके लिए एक टीम रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे माइंडसेट से काम करती है। एक एक्सपीरियंस टीम उसके पीछे प्लानिंग में हो और वो टीम आपके साथ एग्जीक्यूट करे और उसको सक्सेसफुल करे। सर आपकी जर्नी में कोई ऐसा इवेंट जिसने आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज दिया हो, या बहुत एक होता है ना कि यार ये इवेंट हमेशा याद है? एक हमने शो रहा था टेम्पटेशन शाहरुख खान साहब के साथ। वो शो कुछ 200 शोज़ के ऊपर गए ग्लोबली। इंडिया में टेम्पटेशन डूबी कुछ 100 शोज हो गए, तो 300+ शोज हुए थे अक्रॉस द वर्ल्ड। और उसमें इनोवेशन था, उसमें जो एलईडीज का ग्राफिक्स था, जो आज हम लोग बोलते हैं इंटरैक्टिव एलईडी, वो टाइम पे हम लोग में ग्राफिक्स इंटरेक्शन। तो वो टाइम पे एक स्क्रिप्ट बनाना, उसको कैसे टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड करना, एलईडीज के साथ कैसे एंट्रीज होती थी, एलईडी स्प्लिट्स कैसे होते थे, ऊपर से फ्लाइंग कैसे होता था, ये सब हमारे कोई ट्रेनिंग थी, स्पेशलाइज्ड की। तो पुटिंग ऑन दैट नॉलेज टुगेदर वी यूज्ड टू पुट दैट इनटू द स्टेज पे। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होता था। अगर वो पूछता था कि शाहरुख पूछता था कि वो गाना होता था कि पास आ जाओ, तो उसको ट्रॉली पे होता था, वो ट्रॉली रिमोट पे चलती थी, उसके पास एक बटन पाँव में होता था, वो ऐसे चलता था। पब्लिक की स्क्रीन आज की डेट में तो ये सब आ गया है। हम लोग वो डिज़ाइन करते थे वो ट्रॉली, कैसे वो ट्रॉली चलेगी, कैसे कहाँ बटन होगा, एक्सीलेटर कैसे होगा, वो टाइम पे इनोवेशन ऐसे होता था। जैसे अभी आपने नाम लिया अवार्ड शो, साथ ही साथ आप काम कर रहे हैं, आपने कहा परिवार अवार्ड सी, बहुत सारे अवार्ड आपने किए है ना। एक अवार्ड शो प्लान करना और एक वेडिंग प्लान करना, कितना डिफरेंस है? मैंने पहले बताया था ना, इट इज़ टू डिफरेंट जॉनर। अवार्ड शो में क्या होता है कि डेफिनेटली मेहनत उतनी लगती है कि एक सक्सेसफुल अवार्ड शो हो जाए। वो ब्रॉडकास्ट के लिए करना है, यू हैव टू टेक द ऑडियंस सेटिस्फैक्शन। और शादी में पूरी पूरी फैमिली है, लड़के वाले, लड़की वाले, लड़का लड़की, और मम्मा चाची काका, एवरीबॉडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द वेडिंग। सबको प्लीज करना, उसका क्रिएटिव क्या है। वेडिंग इज इंटरनेशनल है कि वेडिंग इंडिया में है, अगर इंडिया में है तो व्हाट आर द फंक्शन, मेहंदी, हल्दी, और जैसे शादी है, और फिर और अलग अलग ट्रेंड्स हो गए आजकल। और आजकल इतने वेडिंग प्लानर्स आर डूइंग ग्रेट वर्क। वी आर टॉप 100 इन द वर्ल्ड, बट मैं देख रहा हूँ यंग जनरेशन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आई विश देम ऑल द बेस्ट के आई यू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरीबॉडी का क्रिएट अच्छा काम देख रहा हूँ, एंड देयर आर लॉट ऑफ वेडिंग प्लानर्स आर डूइंग वेरी गुड वर्क। अगर एक वेडिंग प्लानर को अवार्ड शो करना है या कार के साथ काम करना है, उसको कैसे चेंज होना पड़ेगा या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेगी? ऐसा कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। वेडिंग प्लानर का जो टेक्नोलॉजी है, प्लानिंग ऑफ एन इवेंट इज़ द सेम स्कूल, उसका बेस सेम ही है। अभी जैसे कि आप एक एक्टर को आपके वेडिंग में ले लाते हो, उसको परफॉर्म कराते हो, तो बेसिकली जो आना है कि आपको अभी स्टेज शो होना है, आपको सेम स्टेज लगाने हैं, साउंड लगाना है, लाइट लगाना है, आपको अभी उससे क्या डिस्कस करना है कि आपको क्या करना है। तो आजकल इट बिकम वेरी वेरी कॉमन, बिकॉज इतने सारे शोज़ के बाद जो हमारी मोनोपोली होती थी, आज बहुत सारे लोग काम कर। बट अगेन इट इज इम्पोर्टेंट कि काम में आपकी सेटिस्फैक्शन क्या है, आपका रिजल्ट क्या है। काम तो सब कर लेते हैं, तो इट डिपेंड्स। सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू गुड वर्क एंड गुड कंटेंट। जैसे जो हम फ्यूचर की बात कर रहे थे या करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वायरल वेडिंग्स बहुत होती है। आपको भी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है? आपकी तो चलो वैसे होती है वायरल वेडिंग, तो लोग कहते हैं कि यार मुझे ऐसा चाहिए,
मतलब किसी और का दिखा के आपको बोल के और ये ऐसे मैनेज आजकल का जनरेशन हो गया है ना, नेक्स्ट जनरेशन आ गया है, यस तो उनको पिन इंटरेस्ट से रेफरेंसेस होते हैं। तो आजकल की जो ब्राइट होती है ना, आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि मुझे किस तरह की शादी चाहिए, किस तरह का मुझे मेहंदी चाहिए, किस तरह का मेरे को डेकोर चाहिए, किस तरह से मुझे मेरे स्टेज पे मुझे फ्लावर्स चाहिए, क्या कलर स्कीम है। वो लोग इतना नेट सेवी है, और आजकल हर इतना एक्सपोजर है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, तो दे एग्जैक्टली नो कि कुछ देख लो मेरी शादी के लिए मैं सेव कर। और जब इवेंट मैनेजर की या वेडिंग प्लानर की मीटिंग होती है, तो उनका शॉर्ट लिस्टेड ब्रीफ ऑलरेडी होता है। तो इनफैक्ट वेडिंग प्लानर का काम बहुत आसान हो जाता है कि इनकी व्हाट इज द लाइकिंग। तो आई एम टेलिंग यू एवरी ब्राइड इज बिकम अ वेडिंग प्लानर, और लड़के तो वैसे ही उल्टी सुनते हैं जिसे शादी है। तो आपको जैसे अभी 40+ ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस है इवेंट्स में, अभी और क्या बाकी है? आप क्या सोचते हैं कि अभी और क्या करना है? उसने जस्ट बिल्डिंग इनोवेशन चलता रहेगा। हमारे जो ड्रीम्स है अभी भी है कि एक्सपेंशन के ट्रिप है। आपका बॉलीवुड से बहुत कनेक्शन है, तो अगर आपके ऊपर कोई फिल्म बने उसका नाम क्या हो? सब लोग बोलते हैं कि आप एंटरटेनमेंट के डॉन हो, तो यही नाम होना चाहिए। एंटरटेनमेंट का डॉ, बिल्कुल परफेक्ट है। आपकी जो लर्निंग्स है, जो आपने अपने सालों में सीखा है, आपके नज़रिए से जो आने वाली जनरेशन है, जो नई प्लानर है, तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में काम करना चाहते हैं, उस वक्त क्या ऐसी 3 चीज़ है जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए? एक तो मैं हमेशा बोलता हूँ हार्ड वर्क, एक पैशन, और एक इनोवेशन। एआई तो आ गया है, एआई के आगे भी कुछ चीज़ें आएंगे, तो बी अहेड ऑफ द टाइम्स। आप आगे रहो, और आप कभी भी डाई डाउन नहीं हो सकते। अभी जो लोग भी अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर वो आपकी कंपनी में काम करना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें, तो क्या कैसे कर सकते? हम लोग तो ओपन है, काफ़ी लोग आते हैं, इंटर्नशिप में आते हैं। हम जैसे इवेंट मैनेजमेंट स्कूल है RIN, और EMBI था, वहाँ भी मैं लेक्चर देता था। NIM में एवरी ईयर भी जाता हूँ, स्टूडेंट्स को एनकरेज करता हूँ, और काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है मेरी टचवुड। काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं लोग मेरे काम को। और यही सर, पैसा तो सब कमाते हैं। आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि आप क्या लेके जाने वाले हो। आपका जो कमाया हुआ फेम है वो आपके काम से ही आता है कि इन्होंने ये इतना काम किया है और ये इसमें मास्टर थे, तो यही लोगों को काम आता है और यही रिस्पेक्ट है, और यही लेके जब आप जाओगे तो यही छोड़ जाते। ऐसा देखने में मेरे गैस होते नहीं सर, मैं हमसे एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, जो करेक्ट क्वेश्चन है कि क्लाइंट की अनरियलिस्टिक डिमांड बहुत होती है, तो कभी आता है ऐसा हो जो क्लाइंट में ऊपर से निकल रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो क्लाइंट तो भले ही उसको पैसे कम देने पड़ते हैं, उसको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, और एज अ प्लानर हमको वो वैल्यू देना चाहिए, उसको वो दिखना चाहिए। वेदर आप उसके लिए पैसा खर्चा करो या ना करो, उसको वो वैल्यू दिखनी चाहिए। एंड हम बिलीव करते हैं कि क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। सर अभी हम करने जा रहे हैं रैपिड फायर, जिसमें आपको ऑनेस्ट जवाब देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, तो आप वो डो में करेंगे या दुबई में करेंगे? दो में। अवार्ड शो में ज़्यादा स्ट्रेस है या वेडिंग ही? वेडिंग में। लोग कहते हैं कि आप पैसा बहुत चार्ज करते हैं, ये गलत सुनो गलत बोलते हैं। पैशन और प्रैक्टिस और अच्छा कंटेंट देना, वो हमारे लिए अहमियत सकता है। एक अवार्ड शो में से सबसे ज़्यादा तंग कौन करता है? वेन्यू, एंटरटेनमेंट वाला, या प्रोड्यूसर? अवार्ड शो में बेसिकली इवेंट होता है, तो हर आदमी को मैनेज करना पड़ता है, तो इन समरी क्राइसिस मैनेजमेंट है। तंग तो सब होते नहीं है, बट ये आपको अगर एंजॉय करोगे तो तंग कभी नहीं होते। आपको इस इंडस्ट्री में बहुत साल हो गए, अभी आप किसका नाम ज़्यादा पसंद करते हैं? अपनी कंप्यूटर का काम स्टॉप करते हैं या नहीं? ये बिल्कुल सबका काम, जो अच्छा काम है वो हम पसंद करते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं और कुछ सीखते भी हैं। तो लर्निंग प्रोसेस शून्य होने दो, हमेशा दूसरे के अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए और कुछ उससे सीखना चाहिए। और जब
जब आपको आपको कॉपी कर लिए या आपसे कम वेंडर में कम बजट डाल दे, ऐसा भी होता है। अगर हमारा काम कोई कॉपी करता है तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर अस कि आपने अच्छा काम किया इसलिए तो कॉपी होगा। तो इन हम उसको कॉम्प्लीमेंट समझते हैं, उसको नहीं बोलते अरे तूने कॉपी कर लिया। हम हमारा काम बहुत तो कॉपी कर लिया, पर वी आर प्राउड ऑफ इट। कभी किसी ने टीम तोड़ने की कोशिश करी क्या? होता है, सिचुएशंस आते हैं ऐसे, बट यू हैव टू टेक इट इन योर स्ट्राइड। Thank you so much, sir. It's an honor to have you on our podcast. Thank you. EFS presents Event Detective Podcast is powered by Signature Events by SKG Hyderabad. Destination weddings हो या कॉर्पोरेट इवेंट्स हो या बिग फैब वेडिंग हो, आउट ऑफ कंट्री वेडिंग हो, इन सब में सिग्नेचर इवेंट्स एक बड़ा सिग्नेचर इवेंट्स अपनी प्रोफेशनलिज्म के लिए जाना करते हैं. Do try a signature event for your upcoming weddings. Thank you so much.